नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में और मैं विशोक सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो हमने भारतीय संविधान जिसमें हमने भारतीय संविधान की मुख्य भूमिका जो शुरुआत से लेकर के और हमने उसका पूरा विवरण जानने का प्रयास किया और जाना, जिसमें हमने भारतीय संविधान का विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में हमने पढ़ा और जिसमें हमने जैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, 1793 का चार्टर अधिनियम हो गया, 1813 का चार्टर अधिनियम हो गया। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। 1873 ईस्वी का अधिनियम हो गया। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं और जिसमें हम शुरू करेंगे कहाँ से अब हम शुरू करेंगे इसको भारतीय संविधान की उद्देशिका यहाँ से और उसकी प्रस्तावना। इस वीडियो में हम उद्देशिका और उसके बाद हम जानेंगे उसकी प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या थीं और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या थे। और इसी के साथ हम जानेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी अनुसूचियाँ, उसमें क्या क्या प्रावधान है अनुसूचियों के अंतर्गत। और उसके बाद हम इसमें आगे जानेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय, इसका किस तरीके से विलय किया गया, और संघ और उसका राज्य क्षेत्र जानेंगे और नए राज्यों का गठन और राज्यों का पुनर्गठन, जो कि जिसमें नए राज्यों का किस तरीके से पुनर्गठन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करते हैं, संक्षिप्त इतिहास तरीके से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको परीक्षा में सीधे सीधे पूछने को देखने को मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप सभी साथी का चैनल पे आज पहली बार आए हैं, अगर लगातार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो शुरू करते हैं हम। जैसे कि सभी को पता है, संविधान जब बना था तो सबसे पहले वहाँ प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। और संविधान के 42वें संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी द्वारा इस संशोधन उद्देशिका निम्न प्रकार थी, जिसमें हम पढ़ेंगे। पहले तो हम उद्देशिका को पढ़ते हैं, पूरी तरीके से समझते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तदऐद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रत करते हैं। तो ये था आपका संविधान सभा की जो इसकी उद्देशिका संविधान की, जो हमने इसको पढ़ा। अब हम देखते हैं प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त व्यक्तियों को या शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग हैं इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रत करते हैं, भारतीय लोगों को सर्वोच्च प्रभुत्ता का उद्घोष करते हैं, प्रस्तावना को न्यायालय में समर्पित करते हैं, प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विविध या विधिक निर्वाचन में सहायक करती है। बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु संविधान न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य बाद 1973 ईस्वी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संविधान विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत जिसको थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा भी मान लिया था। संविधान सभा की मूल ढांचा ने नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार या फिर मजबूतीकरण होता है। अब हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 1976 में अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्णय में विभिन्न देशों से संविधान की सहायता ली गई थी। तो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया हमारे संविधान में? तो मौलिक अधिकार यानी न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग और राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। दूसरा हम देखते हैं ब्रिटेन, जिसमें हम संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्णय प्रक्रिया ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ आयरलैंड है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? इसमें ली गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्तियों का मनोनयन। ये सारी चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अब हम देखते हैं चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसी के साथ जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। और इसी के साथ छठा नंबर है आपका कनाडा और यहाँ से लिया गया संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति और विधेयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो ये सारी चीज़ें आपकी कनाडा से ली गई। अब हम देखते हैं 7वां नंबर है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है और वही रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जबकि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सारी चीज़ें इन देशों से ली गई हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनेक देशों और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबके अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 1935 अनुच्छेद से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्द सा शब्द ले लिए गए या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हमारे संविधान में उनको स्वीकार कर लिया गया है। तो ये थे हमारे विदेशी स्रोत जो हमारे भारतीय संविधान में मूलतः वर्णित हैं, जो कि विदेशी संविधानों से लिए गए। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ हम देखते हैं जो किस प्रकार हैं। तो प्रथम अनुसूची, इसके अंतर्गत भारतीय संघ के घटक यानी राज्य, 29 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे राज्यों का जो आपके कितने राज्य हैं उनका और जो केंद्र शासित प्रदेश है ये आपके प्रथम अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि उस समय 29 राज्य की इसमें बात की गई है, जो कि आपके प्रथम अनुसूची की बात की गई है। अब हम देखते हैं संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अब हम द्वितीय अनुसूची देखते हैं, यानी कि दूसरी अनुसूची। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के
उच्चतम न्यायालय के न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। किसमें? द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत। तृतीय अनुसूची देखते हैं, तीसरी अनुसूची। इसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारी यानी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब हम चौथी अनुसूची देखते हैं। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अब हम पांचवी अनुसूची देखते हैं। इसमें विभिन्न अनुसूचियों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों, जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। अब हम देखते हैं छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जबकि सातवीं अनुसूची है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है और इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है, इसमें हम देखते हैं संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाते हैं और संविधान के लागू होने के समय इनमें 97 विषय और वर्तमान में 100 विषय हैं। जबकि राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, जबकि अब 61 विषय हैं। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून लागू होने के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है, जो राज्य के द्वारा लगाया गया था। संविधान के लागू होते ही समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। अब हम देखते हैं आठवीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, जो कि 1967 में 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी और 1992 यानी 71वां संशोधन में कोंकणी और मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 में 92वां संशोधन में मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब हम 9वीं अनुसूची देखते हैं, जिसके अंतर्गत संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है और 11 जनवरी 2007 को की संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची और इसके अंतर्गत है यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। अब हम 11वीं अनुसूची देखते हैं। इसके अंतर्गत यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं और ये आपके 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। अब हम देखते हैं 12वीं और आखिरी अनुसूची। इसके अंदर यह अनुसूची संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई और इसमें शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये थी आपकी 12 अनुसूचियाँ जो कि हमने जानी यहाँ पे और इनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको समझा। अब हम देखते हैं देशी रियासतें।
जो कि भारत में विलय किस तरीके से हुई। ठीक है, तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रहालय के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के हस्ताक्षर के द्वारा इनको विलय कराया गया था। अब हम देखते हैं राज्य और उनका संघ और उनका राज्य क्षेत्र। तो भारत राज्यों का संघ है और जिसमें सम्मिलित 29 जो कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और उस समय 7 केंद्र शासित जो कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित हो गए हैं, यानी कि इसके अंतर्गत लिए गए हैं। और अनुच्छेद 1A में हम देखते हैं, यानी पहले में देखते हैं भारतीय अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तीसरा है इसमें राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अब हम अनुच्छेद दूसरा देखते हैं, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों या निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अब हम अनुच्छेद तीसरा देखते हैं और इसके अंतर्गत देखते हैं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधित या संसद विधि द्वारा कर सकता है। यानी ये जो है आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो राज्य जो हमारे जितने भी राज्य हैं इनका पुनर्गठन जो है किस सन में हुआ है और किस स्थिति पे हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम देखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया गया। अब हम देखते हैं धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और वल्लभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। अब हम देखते हैं नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया यानी JBP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों ने पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई और इसके बाद पृथक आंध्र प्रदेश के गठन को घोषणा कर दी गई। 1 अक्टूबर यानी जो रामुल्लू की जैसे ही मृत्यु हुई तो उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। और अब हम देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पडिक्कर थे और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 के पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1935 में गठित हुआ और नवंबर 1949 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कैरीकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए और इसके बाद इस सभी को विलय पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को गठन कर दिया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूरा अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके
भारत का अभिन्न हिस्सा या अभिन्न अंग बना लिया। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य, मतलब कुछ समय पहले, जबकि अभी जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं वर्तमान में। ठीक है, इन्हीं संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। और केंद्रीय परिषद यानी भारत को 5 क्षेत्रीय परिषद और इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और केंद्र गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। और एक केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम नए राज्यों का गठन जो वर्ष हैं उनको हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, जबकि महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, और गुजरात जो है 1 मई 1960 को। गुजरात और महाराष्ट्र सेम डे में या सेम सन में या सेम डे में हुए थे। जबकि नागालैंड है 1 दिसंबर 1963 में, और हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को। जबकि हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, और मेघालय का जो गठन हुआ था वो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। इसी के साथ मणिपुर 21 जनवरी 1972 को, जबकि त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम जो है 26 अप्रैल 1975 को, जबकि मिजोरम जो है 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का जो की स्थापना हुई जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है 20 फरवरी 1987 को। गोवा है 25वां राज्य, जबकि इसकी जो है डेट है 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, जो कि 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड 27वां राज्य बना, जो कि 1 नवंबर 2000 को बना था। और उत्तराखंड के बाद झारखंड 26वां जो राज्य बना, जो कि 25 नवंबर 2000 को बना। और तेलंगाना 29वां राज्य, जो कि 2 जून 2014 को बना। और यही एक आखिरी राज्य है जो कि सबसे आखिरी में बनाया गया। तो ये थे कुछ राज्यों का पुनर्गठन, जो कि मैंने यहाँ पे समझने का प्रयास किया और पढ़ा और समझा और इनको जाना। ठीक है, अब क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। और उत्तरी क्षेत्र परिषद, जो कि पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, जो कि इनको क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश इनको बनाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये क्या, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है आपका बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। इसी के साथ हम पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद देखते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप एवं दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। जबकि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी राज्य आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये थे आपके। अब हम भारत के गठित क्षेत्रीय परिषद, जिसमें क्षेत्र, एक तरफ क्षेत्र और उनके मुख्यालय। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो कि नई दिल्ली में है, और मध्य प्रदेशीय परिषद क्षेत्र इलाहाबाद, जबकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, और जबकि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ भाग, जिसमें एक तरफ दिए गए भाग और एक तरफ दिए गए अनुच्छेद। तो पहला है भाग पहला, जिसमें संघ एवं राज्य, उसका राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वही दूसरा है नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद है 1 से 5 से लेकर के 11। और इसी के साथ तीसरा है मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35। और चौथा मौलिक अधिकार है भाग है, चौथा भाग, जिसके अंतर्गत नैतिक निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। वही 4 का जो है मूल कर्तव्य है, जिसमें आप देखेंगे 51 का अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और भाग 5 जो संघ है, और संघ में जो है आपके अनुच्छेद 52 से 151 तक आपके अनुच्छेद आते हैं। और छठा हम देखते हैं राज्य है, और राज्य में 152 से 237 अनुच्छेद आते हैं। और 7वां आपका भाग है, जिसमें आप देखेंगे पहली अनुसूची के भाग खा को राज्य, और इसके अंतर्गत 238 निरसित हैं क्या अनुच्छेद। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें 289 से लेकर के 242 तक आते हैं आपके अनुच्छेद। और वही हम देखते हैं
नौवां भाग जिसमें हम पंचायतें देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 खा से अना तक। वही हम देखेंगे 9 का, जो कि नगरपालिकाएँ, और अनुच्छेद 243 ता से लेकर के 243 या और छा तक है। अब हम देखते हैं भाग 9, जो कि खा के अंतर्गत सहकारी समितियां, जिसमें 243 या से लेकर के या ना तक, ठीक है। और वही हम देखते हैं भारतीय संविधान की भाग 10, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, जो कि 244 से लेकर के 244 का तक है। वही अगर हम बात करें 11वें भाग की, तो इसमें राज्य और संघों या संघ या और राज्यों के बीच का संबंध है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के अंतर्गत है। और वही 12 भाग देखते हैं, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं, और इसमें जो है 264 से लेकर के 300 का अनुच्छेद है। 13वां हम देखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के अंतर्गत आते हैं। वही हम 14वां देखते हैं संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। और 14 का, जो कि अधिकरण, इसमें जो है अनुच्छेद 323 से लेकर के 323 खा तक आते हैं। और निर्वाचन की बात करते हैं, जो कि 15वां में हम देखते हैं, भाग 15वां में निर्वाचन है, और जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक आते हैं। 16वां भाग है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, जो कि 330 से लेकर के 342 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। 17वां भाग है राज्य भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। और भाग 18 में आपात उपबंध आता है, जो कि 352 से 360 के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। और 19 भाग में आपका आता है प्रकीर्ण, जो है अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 के अंतर्गत आता है। और भाग 20 है संविधान संशोधन, जो कि 368 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद के अंतर्गत। 21 जो है भाग, जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आते हैं, जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक आते हैं। अब हम भाग 22 देखते हैं, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसर आता है, जो कि 393 से लेकर के 395 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अगली वीडियो में हम भारत की नागरिकता से संबंधित बताएंगे, जिसमें हम भारत की नागरिकता और मौलिक अधिकार जो हैं, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी नॉलेज गेन की होगी और परीक्षा उपयोगी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर लिखें आपको ये वीडियो और प्रयास हमारा कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।